जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, अभी जो नेक्स्ट सेगमेंट हमारा जो आने लगा है वो ये है कि अगर फर्म की टैक्सेशन करनी हो, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसकी टैक्सेशन कैसे की जाएगी, सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, तो अगर एक फर्म अपनी टैक्स पे कर रही है, क्या वो टैक्स देगी, दोबारा उसके मेंबर भी टैक्स देंगे या नहीं देंगे? ये सवाल है। देखें, इसको समझने के लिए बात जरूरी है कि हमें पता चले कि आपकी बिजनेस फॉर्मेशन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है। ये टैक्स मैनेजमेंट का भी एक बड़ा अच्छा एरिया बनता है। आप अकेले का पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आपकी किसी जगह कोई पार्टनरशिप कुछ नहीं है, तो क्या हो सकता है? आपकी सैलरी, आपकी इनकम, प्रॉपर्टी। जी। किसी ने ना दो जगहों से इसको लॉग इन किया तो उस वजह से हुआ है। एक मिनट रह गया। मैं थोड़ी सी जरा। जी। तो क्या बात कर रहा था? पार्टनरशिप फंड। अब तो एक है कि मेरी मेरी पांचों हेड्स में कारोबार कर सकता हूँ अकेला। उसके रूल क्या है? सिंपल, मैं अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करूंगा, ज़कात वगैरह माइनस करूंगा। मैं उसमें देखूंगा कि मेरी और इसके अलावा कोई टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह, मैं अपना सैलरी नॉन सैलरी के मेरे ऊपर रेट अप्लाई हो जाए। दूसरी सिचुएशन है कि मैं अलग भी कारोबार कर रहा हूँ, या नहीं, इसको पहले समझते हैं कि मेरा कोई और काम नहीं है, मैं सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म का मेंबर, यानी मेरा अपना कोई कारोबार, मेरी कोई सैलरी, मेरी कोई कुछ नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक पार्टनरशिप फर्म है उसका एक मेंबर हूँ, और मेरी पार्टनरशिप फर्म ही चलती है। सुबह जाता हूँ, रात को घर आ जाता हूँ, अल्लाह ला खैर सल्ला, मेरी इसके अलावा कोई और इनकम नहीं है। अब बात मेरी गौर से सुननी है कि पहला सिचुएशन थी मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरा किसी पार्टनरशिप के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब दूसरी सिचुएशन कि मैं क्या हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म को कारोबार चल रहा है, मैं उसका हिस्सा हूँ। मेरी मेरी फर्म ही रेंटल इनकम करती है, मेरी फर्म ही कारोबार करती है, सारा कुछ मेरी फर्म करती है, मैं कुछ नहीं करता। मुझे हर साल उसमें से पैसे मिलते हैं, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स इट, अल्लाह ला खैर से। लॉ कहता है कि इस शख्स का सारा टैक्स फर्म ने दे दिया, हम इसको दोबारा नहीं पूछेंगे। अगर कोई शख्स किसी पार्टनरशिप फर्म का मेंबर हो और दोबारा उसका उसके साथ जो है वो कोई और इसके अलावा उसकी कोई इनकम नहीं है, तो उसका सारा टैक्स किसने दे दिया? हम इस बंदे को दोबारा उसके रिगार्डिंग कोई सवाल नहीं करेंगे। तीसरी सिचुएशन कि ये बंदा उसके पार्टनरशिप फर्म में भी है कोई, लेकिन इसकी कोई सेपरेट ब्लॉक की इनकम है जिसपे ये सेपरेट टैक्स दे रहा है। डिविडेंड है, प्रॉफिट ऑन डेट है, राइट? इस तरह की इसकी कोई इनकम है जिसपे ये टैक्स है। नॉर्मल नहीं है इसकी कोई इनकम, ना इसका कोई और कारोबार है, ना इसकी कोई इससे जो है वो सैलरी इनकम है, ना इसमें कोई रेंटल इनकम है, इसकी कोई ऐसी इनकम इसकी और मौजूद। लॉ कहता है इसका भी जो टैक्स जो है वो फर्म इसके साथ हम इसको नथी नहीं करेंगे, इसको नेक्स्ट नहीं करेंगे। ये जो अपनी सेपरेट ब्लॉक पे टैक्स दे रहा है ना, ये वही फाइनल है, हम इसको यहाँ पर उसके साथ कोई इसका हिसाब किताब। दो सिचुएशन कंफर्म होगी, अभी मैं उसको लिखता भी हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ठीक हो गया? इसका भी हम पार्टनरशिप फर्म को इसके अपने पर्सनल जातियात के साथ लेकर फर्म अलग टैक्स देगी, अपना अलग टैक्स देगा। तीसरी सिचुएशन डिफरेंट है। वो क्या है कि ये साहब जो है इसके पार्टनरशिप है, वहां भी कारोबार कर रहे हैं, इसके अलावा इनका अपना भी कोई कारोबार है, इनका अपना भी कारोबार है, राइट? कुछ कुछ जॉब करते हैं, इसके अलावा कोई इनका कारोबार है, वो है। लॉ कहता है यहां पर एक मसला होगा कि अब हम क्या करेंगे, ये बात ये है असल पॉइंट,
कि अब हम ये करेंगे कि मैं आपको रेट्स दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। टैक्स रेट्स मुझे आपको यहाँ दिखाने पड़ेंगे। ये देखिएगा, ये है इसका। देखिए, अब बात मेरी गौर से सुनिए, मिसाल के तौर पर ध्यान से सुनिएगा। इस शख्स की जो इनकम है, हम इस स्लैब को लेते हैं तो उसकी इनकम है 16 लाख रुपए, अपनी पार्टनरशिप फर्म के अलावा। ठीक है, तो वो टैक्स कितना देगा? अब इसको देखिएगा, 75,000 प्लस 20% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। ये बात मेरी बड़ी ध्यान से और गौर से आपने सुननी। तो हम कहेंगे उसका जो टैक्स है ऑन ₹1.6 मिलियन, वो बनता है 75,000 प्लस 10% ऑफ द अमाउंट 1.6 मिलियन एक्सीडिंग 1.2। हाँ जी, कहाँ? हाँ, देखिए ऐसे ही जो है वो हर बात पे कहते हो कि तू क्या है। ये ये इसका टैक्स बनता रहा, ये सही है। लेकिन इशू ये है कि इसकी एक शेयर है फर्म की वजह से। देखिए, टैक्सेबल इनकम यही है इसकी। टैक्सेबल, ये बात जरा नोट करनी है कि टैक्सेबल इनकम इसकी यही बनती है, दिस वन। तो इससे डिपार्टमेंट पूछता है, तुम्हारी इसके अलावा कोई फर्म से भी शेयर आ रहा है? कहता है, जी हाँ, मेरा फर्म से भी शेयर है, वो 20 लाख रुपए है। फर्म से शेयर फ्रॉम एओपी है मेरा 2 मिलियन। वो भी है। तो डिपार्टमेंट कहता है फिर तुम्हारी जो इनकम है ना, मेरे मुताबिक वो बनती है 16 लाख प्लस 20 लाख, 36 लाख रुपए बनती है। मैं कहता हूँ, मुझे मेरा दूसरा पार्टनर है, उसकी तो आपने कोई ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उसकी इसके अलावा कोई और इनकम है ही नहीं। तो मैंने कहा, मेरी ये 36 लाख टैक्सेबल इनकम है। उसने कहा, सब्र करो, रुको जरा, सब्र करो, वेट करो अभी। परेशान, इनकम तुम्हारी टैक्स देखें, मैं कहता हूं मेरी इनकम कितनी है। देखें दोबारा, इनकम इंक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी, वो मेरी है। मेरे से पूछेगा टैक्सेबल मेरी इनकम कितनी है, कितनी? 16 लाख। तो मैं कहता हूँ मेरा टैक्स तो बनता है भाई इसके ऊपर एक 55, ये मेरा टैक्स बनना कितना नहीं। अब ऐसे नहीं करेंगे। अब तुम क्या करो कि 36 लाख का टैक्स देखो कहाँ फॉल कर रहा है। 36 लाख का टैक्स कैलकुलेट करो इसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बनता है 465 प्लस 30%। तो हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स ऑन रुपीज 465 प्लस 30% ऑफ द अमाउंट 6 मिलियन माइनस 3 मिलियन। हाँ जी, हाँ, 645 ये बनता है, ऐसे ही है। तो मैं तो एकदम, मैं हक्का बक्का धक्का टुक्का रह गया कि भाई ये क्या हुआ है इतना। पता नहीं यार, इसकी तुम देखो ये कितने परसेंट है। यानी ये टैक्स जो है तुम्हारा, ये परसेंटेज ऑफ टैक्स, एवरेज टैक्स निकालो। एवरेज टैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो टैक्स कितना है ये देखें, ये डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम।
कहता है ये तो जीरो आ रही है। कहता है सब्र करो जरा, जीरो कैसे आ रही है? ये कहता आ रही है। सही है। कहता है ये जो परसेंटेज है ना, ये तुम्हारी इस इनकम पे लगेगी। अब तुम नॉर्मल टैक्स नहीं दोगे, तुम्हारी फर्म का हिस्सा इसमें ऐड किया जाएगा। अच्छा, तो वो इसमें ऐड होगा, वो कितना बनता है? 16 लाख इंटू ये तुम टैक्स दोगे। अच्छा, अगर हम इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करें तो इसकी परसेंटेज बनती है दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब ये देखिएगा, ये उसको मसला पैदा हुआ है कि असल में उसकी एवरेज जो टैक्सेबल एवरेज टैक्स था वो था 9.69 मिलियन। लेकिन इसके अंदर उसकी जो टैक्सेबल इनकम थी 2 मिलियन, जब उसको ऐड किया गया तो ये बन गई 36 लाख। इसका जो टैक्स कैलकुलेट किया गया तो उसकी परसेंटेज आ गई 17.9 मिलियन। वो टैक्स ये बन रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा टैक्स वो दे रहा है ना, असल में ये टैक्स है इसी के ऊपर ही, है ये इसी इनकम के ऊपर ही। लेकिन वो स्लैब, फर्म ने आके उसकी स्लैब चेंज कर दी। उन्होंने कहा कि भाई साहब असल में आप इस रेट के हकदार हैं, आप अमीर आदमी हैं। यानी फर्म क्या करती है, बंदे को आके अमीर कर देती है, टैक्स की जुबान के अंदर क्या कर देती है? अमीर करती है। फिर टैक्स वाले उसे गरीब करते हैं। पहले ये इनकम क्या करती है उसको? अमीर करती है, राइट। जैसे हमारा एक क्लाइंट था ना, तो हमने उसको, मेरे एक दोस्त है उसने बताया कि जी हमने उसको, उससे कहा भी 20 लाख रुपए रेंट मेरा आपके साथ डिसाइड हो गया मंथली। तो बस वो हैप्पी, बड़ा खुश। 20 लाख रुपया मुझे मिलेगा? नहीं जी हाँ 20 लाख मिलेगा। ये 5 लाख रुपया ये टैक्स कट गया। वह यहाँ पर भी ऐसे ही है, एक दफा खुशी कभी गम। एक फिल्म थी, एक गाना था, बस वो कभी खुशी कभी गम। हमारे एक साहब थे, तो उन्होंने 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 कहा कि जिंदगी में उन्होंने एक बात की। उन्होंने कहा जो गुनाह का काम होता है इसमें अल्लाह ताला सुकून छीन लेते हैं। उन्होंने कहा जी मैं साबित करता हूँ, काफिर इस बात को साबित करेंगे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी मैंने जितने भी गाने सुने ना, अक्सर उनके अंदर यही होता है कि दिन का सुकून गया जब से तुमसे प्यार हुआ, दिन का सुकून गया रात की नींद गई, रातों को जागता हूँ, ये और वो। कहता है सारा रोन पिटन उसके अंदर होता है सारे का सारा। मैंने कहा ये कुफार भी कहते हैं कि ये इस काम के अंदर सुकून नहीं है। एक 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 बच्चा आया मेरे पास, कहता सर मैं बड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा भी क्यों परेशान है? कहता है मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैंने कहा कि यार, मैंने कहा कि मेरी बात सुनो, अल्लाह ताला ने अगर तुम्हें इससे महरूम रखा हुआ है तो उसका शुक्र अदा किया करो। ये जो तुम्हारा हाल होना, कुछ मैंने उसको एग्जांपल दी। मैंने कहा फलां जो है वो सीए छोड़ चुका हुआ है, फलां ये काम कर रहा है, फलां जो है ना उसका ये हाल है, फलां जो था वो 5 साल किसी के साथ इन्वॉल्व रहा, शादी वो फिर भी किसी से करवा ली उसने, अब वो चर्च पीता है, फलाना जो है ना वो ये काम करता है। तो इसलिए अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें देखें हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो कैसी हैं, इसमें सुकून नहीं है। राइट, ये नहीं कि सर मैं चेक करके देखूंगा सुकून है कि नहीं है। ठीक है, आपने अगर बदतमीजी करनी है तो दे दे। जो ये गोरे हैं ये पब में क्यों जाते हैं? ये जो डांस करते हैं, शराब पीते हैं, उसके बाद ये बेसुकूनी उनके अंदर पैदा हुई होती है। नॉर्मली बंदा अगर वो पुरसुकून, उसको क्या जरूरत है उसको इस तरह के काम करने की? बेसुकूनी के अंदर वो काम करता है। हमारे वो पॉलिटिशियन जो करप्ट होंगे, आप याद रखें, वो शराब पीते होंगे, वो नशा करते होंगे। जितने भी करप्ट होंगे, मेरा ये अपना है इसके अंदर। क्यों? उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला जो इंसानों को तंग करता है ना, उसका सुकून छीन लेते हैं। ये मेरा अपना बिलीव है इसके इसके ऊपर। वो बेशक लोगों की नजरों में बढ़िया जनाब गाड़ियां हों, प्रोटोकॉल्स मिलते हों, अंदर से खोखला हो चुका होता है। जी जी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, अब असल सवाल ये था कि साहब अब इसका, ये बात क्लियर हो गई, इसको करना कैसे होता है। अब हम उसके ऊपर आते हैं। शेयर फ्राम एओपी के अंदर जब भी देखें, हम दो चीजें अलग अलग सीखेंगे। अच्छा, अभी मैंने जो चीजें बनाई हैं उसमें क्या क्या कहा? अगर कोई इंडिविजुअल
हम बनाते हैं पर्सन, टैक्स पेयर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। टैक्स पेयर कौन है? इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, ठीक है। उसकी वो एओपी का मेंबर है या नहीं है, उसकी इनकम है, यस है, और वो किसी एओपी का मेंबर है, यस और नो। हम कहते हैं उसकी इनकम है, यस, उसकी नॉर्मल इनकम है, यस, उसकी एनटीआर में इनकम है, वो किसी एओपी का मेंबर है, नो। उसके ऊपर एओपी का इम्पैक्ट क्या आएगा? नो, वो तो है ही नहीं। हम कहते हैं एक इंडिविजुअल है, वो उसकी कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, राइट, वो एओपी का मेंबर है, बिल्कुल। तो उसका एओपी के इम्पैक्ट क्या आएगा? नो, नहीं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। उसकी फर्म, देखें, इसको कुछ नहीं होगा, यानी फर्म इसको, अगर कोई शख्स सिर्फ एओपी का मेंबर है या एओपी का मेंबर नहीं है, एओपी उसको इफेक्ट नहीं कर रही, बस ये ध्यान में रखना। मेरी कोई और इनकम नहीं है, मैं सिर्फ पार्टनर हूं किसी फर्म का, तो वो फर्म खुद ही अपना टैक्स देगी, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। बात समझ आ रही है? या मैं उसका मेंबर बिल्कुल नहीं हूं, फिर भी नहीं होगा। अच्छा, फिर हमने कहा कि अगर कोई इंडिविजुअल वो मेंबर है, राइट, प्लस उसके साथ उसकी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की इनकम है, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम की इनकम है, और वो एओपी का मेंबर भी है, यहां वो है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी की सिर्फ सेपरेट ब्लॉक की इनकम है, वो किसी फर्म का मेंबर है या नहीं है, उसके ऊपर भी एओपी का इम्पैक्ट नहीं आएगा। फर्क किसको पड़ेगा? वो इंडिविजुअल जिसकी इसमें भी है और यहां भी वो यस है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि वो इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल कंपनी का मेंबर हो, उसके ऊपर क्या होगा? एक इंडिविजुअल भी अपनी कंपनी का टैक्स नहीं देता, कंपनी जो भी टैक्स दे देगी उसका इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट, लेकिन वो जो डिविडेंड मिलेगा इसे, वो उसको लॉ कहता है कि इंडिपेंडेंट तुम टैक्स दोगे इसके ऊपर। यानी एक कंपनी जो अपने शेयर होल्डर को जो जो टैक्स देती है, उसका शेयर होल्डर के साथ किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। याद रखें कि उसका उसके मेंबर के साथ, कोई शेयर होल्डर के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो सारे का सारा टैक्स कंपनी देगी, उसका इसके साथ को, हाँ, कंपनी इसको जो डिविडेंड देगी वो टैक्स होगा। हाँ हाँ, बात सिंपल यही है कि मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। डिविडेंड टैक्स, अगर मुझे कंपनी से डिविडेंड मिलेगा तो टैक्स होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। उसके डिफरेंट रेट्स हैं कि अगर मेरी कंपनी नॉर्मल है तो मुझे 15% डिविडेंड पे टैक्स लग जाएगा। अगर वो जो है वो आईपीपीज हैं जो आजकल माशाल्लाह बड़ा हुआ हुआ है, जो, तो उसके ऊपर मुझे 7.5% टैक्स लगेगा अगर उसका मैं शेयर होल्डर हूँ। और अगर उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है तो फिर 25%। ठीक है, फिर मुझे टैक्स कितना देना? 20। और अगर वो जो कंपनी है वो एग्रीकल्चरल इनकम से मुझे दे रही है, राइट, तो फिर मेरा उस पर टैक्स जीरो होगा। डिविडेंड नॉर्मल 15%, नॉर्मल क्या है? 15% है। ये बात समझ आ गई? तो हमें एग्जाम के लिए ये सिचुएशन को देखना होगा कि क्या ये सिचुएशन क्रिएट हुई है, क्या ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट हुई होगी, क्या कहा मैंने, तो फिर मेंबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, मेंबर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो वो क्या है, उसको देखते हैं। स्टेप नंबर 1, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें उसका शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे, राइट, और उसकी जो टैक्सेशन है वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स के ऊपर करेंगे। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? टैक्स इंक्लूडिंग एओपी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग एओपी
मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग एओपी। ठीक है। जैसे हमने अभी क्या कैलकुलेट किया था, उसका शेयर फ्रॉम एओपी की कैलकुलेशन की, कितना था? 20 लाख था ना। ये थैंक यू। राइट। फिर हमने इसका एवरेज टैक्स भी कैलकुलेट किया था। टैक्स कितना आया था एक इसका? 6,45,000 डिवाइडेड बाय 36 लाख मल्टीप्लाइड बाय, तो ये उसका टैक्स आएगा। राइट। यानी इससे दो स्टेप होंगे, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। दोबारा सुन लीजिएगा, ये बेशक लाइन लिख लें। इफ इफ अ मेंबर, if an individual if an individual is a member of an AOP with taxable income under NTR other than separate block of income and FTR, ठीक है, then share from, पहले मैं इसको नीचे लिखता हूँ then के बाद, then share from AOP shall be added in his taxable income. Number one, his tax shall be computed on average basis। ये दो स्टेप हम लेंगे, 1 और 2। ये बात आपने रट लेनी है, ये बात आपने अच्छी तरह रट लेनी है कि अगर कोई इंडिविजुअल किसी एओपी का मेंबर होगा और उसकी एनटीआर की इनकम हो, तो शेयर फ्रॉम दो स्टेप होंगे, एक इनकम में और एक टैक्स में, एक इनकम में और एक उसकी इनकम जो होगी वो शेयर फ्रॉम एओपी उसकी इनकम में ऐड किया जाएगा, और उसका जो टैक्स है वो कहाँ किया जाएगा, उसके टैक्स में एवरेज पे कैलकुलेट किया जाएगा। इसके मुताबिक अभी अपने पहले तवीज को सेट करेंगे फिर सवाल शुरू करेंगे। पहले तवीज को सेट करेंगे फिर सवाल शुरू करेंगे। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि बाहर जो है वो बादल हुए हैं? ऐसे ही। नहीं, यार गूगल से पूछ लें भाई, वो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। गूगल बात को जलील करता है तो कुत्तों वाली करता है। तो एक दफा तो एक दफा तो मैं मुझे उसने बताया कि जनाब इस रास्ते से हो जाओ, मैं चलता गया तो आगे दीवार थी। तो मैं सोचूं मैं क्या करूं, फिर मैं उसी रास्ते से जहां से दोबारा आया था मैं वहां गया, और उल्लू का कान उतनी देर तक, जब तक मैं अपने सही रास्ते पे नहीं गया, मुझे कह रहा वापस चलो वापस चलो वापस चलो। मैंने कहा यार ये तुम्हारी कोई ज्यादती है अब तो। एक तो इतना टाइम भी तुमने जाया किया, रात का कोई एक बज गया हुआ था। हाँ जी। अच्छा जी। ये
अच्छा, बड़ी खतरनाक स्टेटमेंट दे के गए। नहीं जी, अभी हम अपने तवीज को तीन तरह सेट करेंगे। अपने तवीज को, ये फाइल आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ओहो, ये बात आपने ध्यान से देखनी है जो भी मैं आपको करवाने लगा। और ये फाइल लाजमी आपने मेरे से ले लेनी है। देखें जी, कैफ लेवल के ऊपर जो सवाल आपको मिल सकता है वो ये हो सकता है, जरा मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। आप अपने क्वेश्चन में सबसे पहले लिखते हैं मैं कौन हूं, नाम लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लाइबिलिटी। इनकम में पांचों हेड मिल सकते हैं। इनकम में आपको पांचों हेड्स, उसमें से आप ज़कात माइनस करते हैं, राइट, वर्कर वेलफेयर फंड, प्रॉफिट, चिल्ड्रन एजुकेशन फी वगैरह जो बनते हैं, लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और लेस इसमें से जो है वो ज़कात, ये सारी चीजें आप माइनस करते हैं, तो ये टैक्सेबल इनकम आ जाती है एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसमें शेयर फ्रॉम एओपी शामिल नहीं है। और इसके अंदर क्या होता है कि आपकी टैक्सेशन आप करते हैं सैलरी या नॉन सैलरी की बेस के ऊपर। ये जो टैक्सेबल सैलरी होती है ना, इसको आपने डिवाइड करना होता है आपने इस इनकम के ऊपर। ये बात जहन में रखनी। सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ जो आपकी एक अमाउंट आएगी ना, टैक्सेबल सैलरी, बेसिक सैलरी, हाउस रेंट अलाउंस का सबको मिला के जो एक अमाउंट आएगी, उसको आपने इस पे डिवाइड करना है जिसमें ज़कात ये वो सब कुछ माइनस किया हुआ हो। सही है। फिर उसके बाद आप स्टेटस डिफाइन करने के बाद टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फुल टाइम टीचर, फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन, ये सारा ये करेंगे। अच्छा देखें, ये पीओएस मशीन तभी होगी अगर यहाँ बिजनेस इनकम है। अगर यहाँ बिजनेस इनकम नहीं है तो ये पीओएस मशीन भी नहीं होगी। ये इसका कनेक्शन उसके साथ मौजूद है। ये बात आपने ज़हन में रखनी। अगर कारोबार नहीं है तो फिर ये भी नहीं होंगे। वैसे कैफ लेवल पे उसने कभी ये पूछा भी नहीं है, वैसे मैं बता रहा हूँ। राइट, ये चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसका मैं नाम रख देता हूँ इंडिविजुअल ओनली। इंडिविजुअल ओनली, सही है। अच्छा, अब मैं लिखने लगा हूँ इंडिविजुअल विद शेयर फ्रॉम ईओपी। मैं इसी टेम्पलेट को चेंज करने लगा हूँ। तो मैं इसको करता हूँ मूव और कॉपी, क्रिएट अ कॉपी, ये आ गया। इसको मैं लिखने लगा हूँ इंडिविजुअल विद शेयर फ्रॉम एओपी। ये आ गया। अब इसी सवाल को देखिएगा चेंज कैसे होने लगा है। सेम सवाल ऐसे ही होगा, इसमें आप यहां जाके करेंगे ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। तो आपके पास ये इनकम आ जाएगी, इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। इसको मैं एक डिफरेंट कलर से करता हूं। ये टैक्सेबल इनकम, इनकम इंक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम, ये डिफरेंशियल पॉइंट है। मैं बार बार कह रहा हूं ये आपकी असल में टैक्सेबल इनकम ज्यादा हो गया। ये वाली इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है। आपकी टैक्सेबल इनकम कौन सी है? ये वाली। अब जब ये वाली सिचुएशन होगी तो फिर आपका टैक्स कैसे होगा देखिएगा। अब आप एक इनर कॉलम के अंदर फिर आपको एक काम पहले करना पड़ेगा।
अब आपने ये जो टैक्स कैलकुलेट किया था ना, आप इसको इनर कॉलम में लेकर आएंगे। आप इसमें लिखेंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम इंक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम, बेटा इंक्लूसिव करना है ना पहले। पहले ये वाली जो अमाउंट है उस पे आपने टैक्स, ये ये आपका टैक्स नहीं है, इसमें शेयर फ्रॉम एओपी का भी टैक्स शामिल है। ये कैलकुलेट करना है ध्यान से। अब जरा बात सुनिएगा। अब एक सवाल ये बनता है कि सर अगर मेरी यहाँ सैलरी इनकम भी है तो इसको मैं किस पे डिवाइड करूंगा, सैलरी और ये रेट डिसाइड करने के लिए आप हर सूरत में इसी पे ही डिवाइड करेंगे। आप इस पे कभी भी डिवाइड नहीं करना आपने, ये स्टेटस डिफाइन करने के लिए। समझ आ गई? यानी ये जो आपकी टैक्सेबल सैलरी है किस पे डिवाइड करेंगे, आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एक्सक्लूडिंग शेयर फ्रॉम ए, उस पे डिवाइड करेंगे। फिर देखेंगे कि क्या ये 75% से ज्यादा है तो सैलरीड है, अदरवाइज ये नॉन सैलरीड। तो यहाँ वही आपने रेट अप्लाई करने हैं, सैलरीड या नॉन सैलरीड वाले। कर दिए। फिर आप यहाँ, ये है आपका टैक्स। असल में क्या है टैक्स, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था, टैक्स इंक्लूडिंग एओपी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम जिसमें एओपी शामिल है, मल्टीप्लाई बाय ये असल जो टैक्सेबल इनकम थी एक्सक्लूडिंग एओपी। अब आपका सवाल यहां से, लेट्स सपोज कि ये आपका आंसर जो है वो आ जाता है 4 लाख रुपए। यहां से अब सवाल शुरू होगा, ये होगा। समझ आई? यानी दो स्टेप्स आपको नॉर्मल लेने पड़ेंगे, दो स्टेप्स आपको नॉर्मल इसमें ऐड करने पड़ेंगे। सही हुई बात? अच्छा, मैं कराऊंगा, आपने इतना बुरा नहीं मुंह बनाना, मैं करवाऊंगा भी आपको मूव और कॉपी। या ये हो सकता है कि आपके सिर्फ आपसे एओपी की टैक्सेशन मांगी जाए, सेम। अब एओपी होगी तो यहां उसका नाम लिखेंगे, लिखेंगे जैसे आप कहते हैं जी नूर एंटरप्राइजेस, ठीक है। या स्टेटस लिख, अब इसमें सैलरी नहीं होगी। अगर ये सिचुएशन है तो इसमें सैलरी नहीं होगी, ठीक है। ये सारे हेड्स हो सकते हैं, जक़ात ये सारा होगा, बच्चे नहीं होंगे। सही है ना? ये फीस इसमें नहीं आएगी। राइट, गोल्डन हैंडशेक, डिस्पोजल सिक्योरिटी, डिविडेंड, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी प्रॉफिट सब कुछ होगा। राइट, इसकी भी शेयर था ना जी, गोल्डन हैंडशेक नहीं होगा। थैंक यू। अच्छा, इसका भी उसी तरह शेयर फ्रॉम एओपी हो सकता है। एक एओपी की भी शेयर फ्रॉम एओपी हो सकती है, उसमें और इंडिविजुअल में कोई फर्क नहीं है। एक एओपी भी किसी और एओपी की मेंबर, एक पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनरशिप फर्म की मेंबर हो सकती है। सेम तरीकेकार है वही जो मैंने आपको बताया है। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसमें फुल टाइम टीचर नहीं होगा, ठीक है, फुल टाइम टीचर नहीं होगा। ठीक है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट हो सकता है आपका। सही है। दूसरा, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल, ये नहीं हो सकता इसमें, ठीक है। गोल्डन हैंडशेक नहीं होगा, सैलरी का टैक्स नहीं होगा इसमें, टैक्स बाउंड बाय द एम्प्लॉयर नहीं होगा इसमें। यानी एओपी का क्वेश्चन आएगा तो वो आसान होगा। एपी का क्वेश्चन आएगा तो वो नॉर्मली उसमें आइटम कम होगी, सैलरी नहीं होगी, राइट, बच्चों की फीस नहीं होगी, राइट, फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं होगा, गोल्डन हैंडशेक नहीं होगा, बाकी सारा तरीकेकार सेम होगा। एक चीज इसमें सेक्शन 21 की आएगी, वो क्या है? वो ये है कि एक फर्म अपने मेंबर को वो नहीं दे सकती, सैलरी वगैरह नहीं दे सकती। ये उसमें एक चीज हो सकती है। इज इट क्लियर? ये चीज इसमें मौजूद है।
और सेम उसी तरह इसके ऊपर भी मिनिमम टैक्स की एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर होगी इसकी। तो मैंने तीन टेबल बना दिए खाली इंडिविजुअल का, ठीक है, इंडिविजुअल विद एओपी और एओपी, यानी ये उसके तीन टेम्पलेट हमारे पास बन गए। ये आपके साथ मैं इसको शेयर कर देता हूं ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो पैदा हो जाए। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन देख लें ताकि आपको अंदाजा हो, फिर एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद फिर वो ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे उस सवाल के ऊपर। ये जो मैंने आपको चैप्टर करवाया है, कौन सा करवाया है आपको? शेयर फ्रॉम एओपी का। चैप्टर नंबर 9। ये देखिएगा जी, इसको देखिएगा जरा, मैं सिर्फ इसको रीड करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। खालिद साहब की बुक का चैप्टर नंबर 9A, टैक्सेबल इनकम है जी एओपी प्लीज। टैक्सेबल इनकम है एओपी की 18 लाख रुपया, और उस पर टैक्स बनता है उसका 1,95,000। ये आ गया इसका। अच्छा, इसका ये सवाल जो है ना, इसको मैं आपको अलग से क्या, क्योंकि खालिद साहब का एक तरीकेकार थोड़ा सा डिफरेंट है, आई कैप का आसान है, मैं आपको वही आसान वाला तरीका ही करवाता हूँ। ये इसका आप डेटा सिर्फ ये नोट करें कि इसमें टैक्सेबल इनकम है एओपी की 18 लाख, और इसमें मिस्टर ए की इनकम ये वाली। बिल्कुल सादा सा एक छोटा क्वेश्चन है कि ये फर्म है और ये एक मेंबर है, टैक्सेबल इनकम अदर सोर्स है, कैपिटल गेन उसके बाद है, प्राइवेट कंपनी का ज़कात है, और उसका एडवांस टैक्स ये मौजूद है। ठीक है, ये वाली चीज मौजूद है, और इसके दो पार्टनर हैं ए और बी। इसकी टैक्सेशन जरा हम करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए। देखें जी, फर्म की कितनी इनकम थी? 18 लाख। तो पहले फर्म को डिस्कस करें, टैक्सेशन ऑफ फर्म। फर्म का रेट है 18 लाख के ऊपर ये 70, क्योंकि नॉन सैलरीड और एओपी के सेम रेट्स हैं, तो ये इसका टैक्स आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ समझाने के लिए। 75,000 +20%, पहले भी आपने गलत लिखा था, 10% माइनस, ये हो गया, ये फर्म की खत्म होगी। अब हम कहते हैं शेयर फ्रॉम एओपी, मेंबर की टैक्सेशन करनी है ना, तो पहले हमें शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना है। शेयर फ्रॉम एओपी कैसे होगा? सादा तरीका इसका ये है कि जो इनकम है ना, जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ठीक है, तो मिस्टर ए का शेयर कितना है? मिस्टर ए का ये है 18 लाख इंटू 50%। देखिए, ये एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इसीलिए मतलब वहां वहां मैं करवा सकता था, वहां मैं करवा सकता था, लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। खालिद साहब कहते हैं कि ये ऐसे हो सकता है कि आप इसकी नेट आफ्टर टैक्स इनकम को डिवाइड करें। आई कैप की किताब और उसके सोल्यूशन जो है वो नॉर्मल इनकम को करती हैं, तो हमें क्या जरूरत है अपने आप को अजाब में डालने की। दोनों ओपिनियन ठीक है, लेकिन आई कैप जैसे कर रहा है वो ठीक है।
कि टैक्सेबल इनकम जो भी है उसमें कंपनी का शेयर माइनस करके उसको कैलकुलेट कर लें। सही है, तो हमें भी उसी को कर लेना चाहिए। तो इसकी इनकम इसलिए मेरे हिसाब इसलिए मैंने सेपरेट करवा रहा हूँ कि ये 9 लाख रुपए, इसका 50% शेयर था ना। हाँ जी। किसने? नहीं, अभी तो हम सिर्फ शेयर फ्रॉम एओबी कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस फर्म के अंदर मिस्टर ए का कितना शेयर है। हो सकता है इसको 9 की बजाय 50 लाख मिल गया हो फर्म से कैश की शक्ल में, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कह रहे हैं कि कानूनी तौर पर इसका शेयर फ्रॉम एओपी कितना बनता है। वो बनता है 50% ऑफ 1.8 मिलियन। वो उसका बनता है 9 लाख रुपया। अब हम मिस्टर ए की तरफ चलते हैं। मिस्टर ए, उसकी क्या क्या इनकम मौजूद है? एक 16,50,000 रुपये इसकी अदर सोर्स है। प्राइवेट कंपनी से इसकी 12,10,000 रुपये है। और ज़कात इसकी 10 है। 16,50,000 और 12,10,000। ये क्या है इसकी? ये इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। सही। इसमें से लेस कर देंगे ज़कात। तो ये आ गई इसकी, ये आ गई सॉरी टोटल इनकम। ठीक है। अब देखिएगा, चूंकि इसकी दोनों कंडीशन पूरी हो गई, दोनों कंडीशन पूरी हो गई, इसकी फर्म का शेयर फ्रॉम एओपी है। अगर लॉस होता तो फिर भी गया था, अगर इसकी कोई इनकम ना होती फिर भी गया था, लेकिन इसकी दोनों कंडीशन मीट कर गई। इसकी टैक्सेबल इनकम एनटीआर में है, और जो फर्म है उससे इसको इसका शेयर फ्रॉम एओपी डेवलप हो चुका हुआ है। अब यहां पर हम ऐड करेंगे, ऐड शेयर फ्रॉम एओपी। कितना है जी वो? 9 लाख रुपए। अब देखें, असल इनकम इसकी टैक्सेबल ये वाली है। तो हम अब क्या करेंगे, इसकी जब टैक्सेशन करेंगे तो इसकी टैक्सेशन हम दो स्टेप में करेंगे। पहले करेंगे टैक्स इंक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी। फिर हम कहेंगे टैक्स एक्सक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी। राइट। फिर हम ये करेंगे, इसमें क्या करेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम। दोनों में क्या फर्क है? एक में इंक्लूसिव है, एक में एक्सक्लूसिव है। तो पहले हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं इसका एक्सक्लूसिव ऑफ शेयर फ्रॉम एओपी। राइट, वो इस पे आएगा। इसका टैक्स डायरेक्ट में कैलकुलेट 37,50,000। 37,50,000 ये वाला 465 में फॉल कर रही है। +465 +30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग। आप बताएं क्या ये इसका टैक्स है? नहीं, इस पे एवरेज टैक्स चाहिए। अब देखिएगा, ध्यान कीजिएगा, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्सेबल इनकम, ये वो अमाउंट है जो आपकी बनती है। अब बाकी सारी कैलकुलेशन इस पे करेंगे। ये अमाउंट कैसे आई, ये देखें, 690,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय
इन दोनों में शेयर फ्रॉम एओपी शामिल है। इस इनकम में शेयर फ्रॉम एओपी है, ये वाली है। इस इनकम में जो टैक्स कैलकुलेट किया उसमें भी शेयर फ्रॉम एओपी है। और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, असल टैक्सेबल इनकम हमारी ये थी। ये दो स्टेप समझ आए कि नहीं? लें जी, अब चलते हैं अपने उस डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये वाला गलत आंसर आ रहा है। ये देखें, अभी तो मैं कर ही कैलकुलेटर पे रहा। ये तो डायरेक्ट, ये सही है, समझ आ गई। दोबारा बताइएगा, शेयर फ्रॉम एओपी अगर कैलकुलेट करना हो फर्म में, जो क्वेश्चन होगा। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि आई कैप ने जो आखिरी हरकत की है वो क्या की है। 24 कहें, कहाँ नजर आ रहा है ये? कहाँ है भाई आपका क्वेश्चन? आई कैप, आई कैप डॉट। दूसरा चैप्टर, चलो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या करवा। सबसे पहले स्टूडेंट में जाएंगे, स्टडी रिसोर्सेज, कैप, कैप, कैप टू, पास पेपर्स। आई कैप की बिल्डिंग में जब जाते थे ना एग्जाम देने के लिए, अभी भी वही सेंटर बनता है, अभी नहीं बनता। हमारा वही सेंटर बनता था जब मैं वहां जाता था ना। इतनी बुरी लगती थी वो बिल्डिंग। पेपर जो देना होता था। तो लें जी, ये क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, इसको हम डाउनलोड कर लें ताकि फ्यूचर में इस्तेमाल हो सके। डी में जाके बैकअप दिन हो आई कैप के अंदर, ये नहीं जी, काला पेन इस्तेमाल करना है। ये सवाल है जी, जमशेद एंड सुल्ताना आर इक्वल पार्टनर, जेसी फर्म है। एडिशनल इंफॉर्मेशन, फर्दर इंफॉर्मेशन, ये नॉर्मली फर्दर इंफॉर्मेशन में मेंबर्स की इंफॉर्मेशन गिवन होती है। सुल्ताना लेट आउट हर प्लॉट ऑफ लैंड इन कोरंगी। एक स्टूडेंट कहता है कि सर, ये रेंट आउट की बजाय लेट आउट क्यों लिखते हैं? भी जैसे आप स्नीकर्स कहते हैं जॉगर्स को, राइट, बिस्किट को कुकीज कहते हैं, तो ये भी एक लफ्ज है लेट आउट करना। तो ये भी आ गया, सुल्ताना रिसीव, सुल्ताना। आगे कहते हैं कंप्यूट द करेक्ट हेड ऑफ इनकम, द टोटल इनकम, टैक्स इनकम एंड फॉलोइंग टैक्स ईयर। जमशेद केमिकल्स एंड सुल्ताना। जमशेद केमिकल्स क्या है? जेसी, एओपी। देखिए, उसने कहा कि पहले फर्म की भी कैलकुलेट करें और सुल्ताना की भी इनकम कैलकुलेट करें, राइट। और इग्नोर मिनिमम टैक्स, उसने कहा 113 को इग्नोर कर दें। शो ऑल रेलेवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस। What other option is available to Sultana for taxation of royalty income, income from other sources, सेक्शन 39 में हमने पढ़ा था। लेकिन ये वो, देखें, वो जब स्टूडेंट आता है ना वो रॉयल्टी इनकम के ऊपर सेक्शन 39 की, तो वो नॉर्मल टैक्स होती है। ये जो ऑप्शन वाली है ना, ये ऑथर की बात है। जो रॉयल्टी की ऑप्शन है ना, ये ऑथर की बात आती है कि अगर उसको 24 माह से ज्यादा हो गया हो तो उसके पास ऑप्शन होती है कि इस साल या उससे पिछले साल कर ले। अच्छा, अब देखें, उसने फर्म की भी टैक्सेशन आपसे करवाई है और मेंबर की भी करवाई। समझ आए?
तो पहले इंडिपेंडेंट ऑफ फर्म की कैलकुलेशन करेंगे। उसमें क्या क्या चार ऑप्शन हो सकती हैं आपकी। सेल टोटल इनकम में चार आएंगी इसकी, जमशेद केमिकल्स की। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हो सकती है, बिजनेस, कैपिटल गेन, बस ये चार हो सकती है ना। टैक्सेबल इनकम। उसके बाद इसकी टैक्सेशन करेंगे नॉर्मल तरीके से। जब मेंबर की तरफ जाएंगे तो पहले शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे। जब मेंबर की तरफ जाएंगे तो पहले शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, आपको किसी भी जो है वो कॉर्ट की जरूरत नहीं है। आप यंग हैं, अडल्ट हैं, आप गाड़ी में बैठे हैं, सीट बेल्ट लगाएं और गाड़ी चलाना शुरू कर दें। लेकिन अगर बच्चे को बिठाएंगे कानूनी तौर पर तो आपको बेबी कॉट लगानी पड़ेगी। पाकिस्तान में तो खैर आपको पता है, हम तो बच्चों को स्टीयरिंग पे बिठा के चला रहे होते हैं। बच्चा जो है उसका तो उसको स्टीयरिंग पकड़ाया होता है माशाल्लाह। हमने तो पता नहीं हमें क्या जल्दी होती है कि ये बच्चा जो है, ये 1 साल का जो है, ये अभी ड्राइविंग सीख जाए। मैं आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई आई स्टिल। और मोबाइल उसको देंगे, वो देखो कैसे खुद ही फेसबुक खोल लेता है। तो जब वो बड़ा होके फेसबुक खोलता है, हराम देर ही लग गए हाल तक अपनी मां ने छड़ दे। भाई आपने खुद ही तो उस पे लगाया उसे। तो ये चीज है। तो मैं आपको मिसाल दे रहा था, देखें। शेयर मेंबर जिसकी एओपी से इनकम हो तो उस तक जाते हुए एक स्टेप लेना पड़ेगा। शेयर फ्रॉम एओपी कैलकुलेट करना पड़ेगी, बेबी कॉट लगानी पड़ेगी आपको। ये वाला एक स्टेप है, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह हम जो है एक ब्रेक करते हैं, उसके बाद वो जम्बू क्वेश्चन मिस्टर आलू वाला वो करते हैं, राइट। तो इसको हम अभी करके वो चलते हैं। इसको क्या करूं।